हाँ बच्चों, तो मोस्ट वेलकम। ज्योग्राफी की जो आपकी लॉन्ग अवेटेड क्लास आप लोग कह रहे थे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज से। इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे। पूरी जो आपकी बुक्स हैं इन सभी चैप्टर से लिए गए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आज हम करेंगे और जिन जिन प्रश्नों के आंसर आते हैं रोज़ की तरह आज भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ अपने आंसर का मिलान करते रहिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? आपको याद होगा राजस्थान में रेगिस्तानी भूमि को पानी उपलब्ध कराने के लिए ये एक महत्वपूर्ण योजना थी। इंदिरा गांधी, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसे इंदिरा गांधी नाम दिया गया। तो ये जो है वो शुरुआत कब हुई थी, इसका प्रारंभ कब हुआ था? बच्चों आपको याद होगा 1958 में इसकी शुरुआत जो है इस परियोजना की थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, यूरेनियम, हेमेटाइट या उपरोक्त सभी? तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा गया है लौह अयस्क, तो ये रहेगा हेमेटाइट। लिग्नाइट आपको पता है कोयले का अयस्क है और यूरेनियम जो है ये एक आणविक खनिज है, परमाणविक खनिज है। तो लौह अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3 यानी स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया? ये अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें अरवारी जो पानी संसद कार्यक्रम है बच्चों ये राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया था। तो राजस्थान का अलवर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द अलवर जिला। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वह क्या कहलाती है? यानी ऐसी भूमि जहाँ पे 1 वर्ष तक अगर खेती न की जाए, उसे पड़त रखा जाए, या फिर 1 वर्ष से कम समय के लिए उसे अगर पड़त रखा जाए तो वो भूमि क्या कहलाती है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परती भूमि, पुरातन परती भूमि या नीवल बोया गया क्षेत्र। तो बच्चों चूंकि उसे पड़त रखी गई है, परती भूमि है और 1 वर्ष से कम समय के लिए परती भूमि है, तो इसे वर्तमान परती भूमि हम कहेंगे। और अगर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक परती भूमि है तो उसे पुरातन परती भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आता है? नगरों का जो अलग अलग तरीके से विभाजन किया, जैसे ऐतिहासिक नगर, प्रशासनिक, आध्यात्मिक नगर, इस प्रकार के जो नगर हैं, तो उसमें प्रशासनिक नगर की श्रेणी में कौन सा आता है? दिल्ली है, जयपुर है, श्रीनगर है या उपरोक्त सभी है? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। ये प्रशासनिक नगर हैं। अगर राजधानी नगर की बात करें तो इसमें दिल्ली आएगा, जयपुर भी आएगा और पर्यटन नगर में श्रीनगर भी आएगा, लेकिन प्रशासनिक नगर में ये सभी आएंगे जहाँ से प्रशासन चलाया जाता है, यानी प्रशासन का जो हेड ऑफिस होता है। जैसे अगर हम भारत भर की बात करें तो दिल्ली है, जयपुर राजस्थान की बात करें तो जयपुर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। तो इस तरीके से ये प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, नगला क्या है? ऑप्शन 1 है कि यह एक प्रकार का वस्त्र है, ऑप्शन 2 है उद्योग है, ऑप्शन 3 है पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है या फिर एक पर्यटन क्षेत्र है। तो बच्चों करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन स, जो पल्ली बस्तियां हैं उनको स्थानीय भाषा में नगला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, देश की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? एक्चुअली जनसंख्या 2011 के बाद अभी हुई नहीं है जनगणना, तो 2011 के हिसाब से ही हमें आंकड़े याद करने पड़ेंगे। जो भी जनगणना से संबंधित सूचना है वो 2011 के हिसाब से ही पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, जब तक अगली जनसंख्या नहीं हो जाती। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है या जन घनत्व सबसे कम पूछा है, तो बच्चों राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब जन घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जन घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जन घनत्व है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पत्तन कौन सा है? पत्तन यानी बंदरगाह, और स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध पत्तन जो है वो पूछा गया है। तो तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को जो है वो स्थलबद्ध पत्तन है। बाकी जैसे मुंबई है, कांडला है, लंदन है, ये समुद्र के किनारे स्थित है, तो ये स्थलबद्ध नहीं है। स्थलबद्ध मतलब चारों ओर से जहाँ भूमि हो, जहाँ पे जल नहीं हो, तो वो स्थलबद्ध पत्तन कहलाता है।
9वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को आपस में जोड़ने वाला महामार्ग जो है वो क्या कहलाता है। जो रेलवे मार्ग है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने गए हैं। तो अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाला जो रेलवे मार्ग है बच्चों, महामार्ग जिसे हम कहेंगे वो है पान अमेरिकन महामार्ग। ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन रहेगा 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रिया को तृतीयक क्षेत्रक में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 है उद्योग, दूसरा है व्यापार, तीसरा है परिवहन और चौथा है संचार। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा उद्योग। उद्योग जो है ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्रक होता है, तो सर्विस सेक्टर में व्यापार, परिवहन, संचार ये शामिल किए जाते हैं और उद्योग क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं ये सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे ज्योग्राफी की, इसमें पीडीएफ के रूप में ये सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देने की सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 11वां, और प्रौद्योगिक ध्रुव के उदाहरण हैं सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वन और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, अ और ब। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चला जाता है, यानी प्रवास करता है एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर मौसम परिवर्तन के कारण। तो ऐसा जो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो प्रजाति है बच्चों, उसमें गुज्जर भी हैं, गद्दी भी हैं, भूटिया भी हैं। तो ये अपने पशुचारण के लिए और जो मौसमी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुकूल वो लोग प्रवास करते हैं, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। विशेष करके ग्रीष्म काल में जो है ये लोग मैदानी क्षेत्रों को छोड़ करके पर्वतीय स्थलों की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, डॉक्टर महबूब उल हक निम्न में से किस देश के निवासी थे। आपको बच्चों याद होगा मानव विकास सूचकांक इन्होंने दिया था डॉक्टर महबूब उल हक ने, और ये एक पाकिस्तानी नागरिक थे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने HDI जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था इन्होंने। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी खुशी ही उस देश की प्रगति का आधार है, ऐसा किसने जो है वो घोषित किया है। तो बच्चों वो देश है भूटान, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ये जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है बच्चों। कई बार ये होता है आर्थिक कारक कौन सा है, कई बार ये पूछा जाता है आर्थिक कारक नहीं है। तो अलग अलग जो कारक होते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। उसमें भी कई प्रकार के, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, इस प्रकार के कारक होते हैं। तो इसमें आर्थिक कारक कौन सा नहीं है। खनिज है, भू आकृति है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। तो बच्चों भू आकृति जो है ये एक भौगोलिक कारक है, ये आर्थिक कारक नहीं है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। तो बच्चों इस तरीके से हमारे आज हमने ये 15 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास रेडी हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न हम हमारी आने वाली क्लास में आपके लिए लेकर के आएंगे। और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस क्लास को लाइक करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन तक इस क्लास को शेयर करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि एवरीडे शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, जहां पे हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको मॉर्निंग में मिलती है 7 बजे। ज्योग्राफी की क्लास शाम को 6 बजे रहती है। तो और बाकी जो क्लास है वो भी हम टाइम पे शुरू कर देंगे और आपका कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए आपको परफेक्टली तैयारी करवा देंगे, पूर्ण रूप से तैयारी करवाएंगे और बोर्ड के पैटर्न और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं बच्चों। क्लास को शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।